नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में अपन देखा था कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें अपन ने कुछ मैट्रिक्स बनाई थी कोई गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, और उसमें कुछ अपन ने देखा था कि क्वेश्चन आता कैसे, और अपन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसकी मैट्रिक्स बनाते कैसे, उस पे कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज अपन उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। कई बार क्या होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स दे देता है, जो भी मैट्रिक्स बनेगी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जैसे टी आपका यू से वी पे डिफाइन है, तो इसकी ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक है वो आपको मिली होगी। फिर पूछेगा कि टी बताओ कि किसी एलिमेंट को कैसे मैप करता है। और कई बार पूरी मैट्रिक्स ना पूछ के आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट भी पूछ लेता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ एक दो कॉन्सेप्ट और है वो बता देता हूँ। उसके बाद जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है, उसका एक क्वेश्चन तो आप ऐसे मान के चलो कि कंफर्म आता ही आता है, और इसमें कुछ टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी अपन आज की क्लास में देख लेंगे। तो ये पार्ट इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बेसिस, डायमेंशन, क्वेश्चन स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रैंक, नल्टी थ्योरम के ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू आप करना स्टार्ट कर दें। अपन आगे की क्लासेस में पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी देख लेंगे, और अभी मैट्रिक्स वाला पार्ट बचा हुआ है, तो वो कॉन्सेप्ट भी अपन एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखने के बजाय क्वेश्चंस करोगे, अप्लाई करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप @exponential mathematics पे पूछ सकते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ टी फ्रॉम P3R टू P4R, P3R की डायमेंशन आपको पता है 4 होती है, और P4R की डायमेंशन 5 होती है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनेगी। जैसे मैंने बताया था कि डोमेन की डायमेंशन है वो किसको डिनोट करती है, कॉलम को, और को डोमेन की डायमेंशन किसको डिनोट करती है, जितने रो बनेगी। तो यहाँ से जो आपकी जो मैट्रिक्स बनने वाली है वो अपने से बोल सकते हैं कि 5 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई टी पी एक्स को क्या कर देता है, पी डेक्स प्लस 0 to x पी टी डी टी, यानी कि डेरिवेटिव करता है फिर उसका इंटीग्रेशन करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका देखा हुआ लगा, क्योंकि अपन ने जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, लीनियरिटी पढ़ी थी, वहां पे इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपन ने डिस्कस करा था। यहाँ पे बोला कि टी जो मैट्रिक्स है वो 5 क्रॉस 4 की बनेगी, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। देन अपन पूछा कि इसका A33 एलिमेंट 0 होगा, A33 एलिमेंट नॉन जीरो, A32 एलिमेंट 0, A32 एलिमेंट 1/2। तो या तो आप क्या कर सकते हैं कि पूरी मैट्रिक्स बना दो 5 क्रॉस 4 की, उसमें एलिमेंट देख लो, या आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन ने जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, अपन बोला था कि टी अल्फा जे, उसको अपन क्या लिखा था, A1J बीटा 1 प्लस A2J बीटा 2 प्लस डॉट 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 ANJ बीटा n। इस टाइप से अपन ने डिनोट करा था कि जो जेथ कॉलम आता है वो अल्फा जेथ एलिमेंट की इमेज होती है, ऐसा अपन इसको दिखा था। या फिर आप क्या कर सकते हो, टी को आप ऐसे भी डिनोट करते हो कि यहाँ पे पहले जैसे P3R की बेसिस है, मैं चलो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बेसिस ऑफ P3R, P3R की बेसिस में क्या आएगा, 1 आएगा, x आएगा, x² आएगा, और x³ आएगा। डायमेंशन 4 होगी। और अगर बेसिस ऑफ P4R करेंगे तो उसमें 5 आएंगे, तो 1 आएगा, x, x², x³ और x4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस आपको माननी पड़ेगी कि बेसिस गिवन नहीं है। जब बेसिस गिवन होती है तो अपन उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जब नहीं गिवन होती है तो अपन स्टैंडर्ड बेसिस को ही अज्यूम कर लेते हैं। तो ये तो इसकी बेसिस होगी। अब अपन टी लिखते हैं, तो टी ऐसा लिखते हैं ना, टी इक्वल्स टू टी ऑफ 1, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ x² और टी ऑफ x³। तो ये तो इसके क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। और इसको रिप्रेजेंट किसके रूप में करेंगे अपन, 1 x, x², x³ और x⁴। इस टाइप से अपने इसको मैट्रिक्स को बनाएंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। और आपका टी पी एक्स को क्या कर देता है, पी डैश एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x पी टी डी टी कर देते हैं। अब आपको निकालना है A33, A33, A32, A32 निकालना है। इसका मतलब यह तो कंफर्म हो गया कि A33 वाला में थर्ड रो की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड रो कब आएगी, या ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ पे भी तीसरा कॉलम है और यहाँ पे दूसरा कॉलम है, तो तीसरा और दूसरा कॉलम किसकी इमेज से आएगा, यहाँ से देख लो कि तीसरा कॉलम तो TX² की इमेज से आएगा, और दूसरा कॉलम वो TX की इमेज से आएगा। इसका मतलब आप TX ही निकाल लो और TX² ही निकाल लो, बाकी पूरी मैट्रिक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे आप TX निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, P डैश x यानी कि 1 प्लस 0 to x PT dt यानी कि T dt, तो T² यानी कि 1 प्लस x²/2। अब 1 प्लस x²/2 को आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, TX इक्वल्स टू 1 प्लस x²/2 विच इज इक्वल्स टू 1 into 1 प्लस 0 into x प्लस 1/2 into x² प्लस 0 into x³ प्लस 0 into x⁴। ठीक है, तो आपके पास दूसरा कॉलम पूरा ही आ जाएगा, यानी कि क्या कोफिशिएंट आ गया, 1 0 1/2 0 0, तो 1 0 1/2 0 0, ये तो दूसरा कॉलम आ गया। अब आपको
A33 वाला यानी कि तीसरा कॉलम चाहिए, तो इसके लिए आप टी एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो टी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, पी डैश एक्स यानी कि 2x प्लस 0 to x पी टी डी टी यानी कि टी स्क्वायर डी टी, तो टी क्यू बाई 3 तो यानी कि 2x प्लस एक्स क्यू बाई 3 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको इस सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे। जैसे बोल सकता हूँ मैं कि टी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स क्यू बाई 3, और लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 into 1 प्लस 2 into x प्लस 0 into x स्क्वायर प्लस 1/3 into x क्यूब प्लस 0 into x की पावर 4। तो इस मैट्रिक्स का तो तीसरा कॉलम क्या आएगा, 0, कोफिशिएंट क्या है 0 2 0 2 0 1/3 0 1/3 0। अब जो भी एलिमेंट पूछा वो देख सकते हैं आप। यहाँ से क्या बता सकते हो, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है, तो ये तो कौन सा एलिमेंट हो गया आपका A23, ये कौन सा एलिमेंट हो गया A33, ठीक है। और ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा A32। तो A32 की वैल्यू तो 1/2 है, A33 की वैल्यू 1/3 है। यहाँ से आप बता सकते हो, तो इसका मतलब कौन सा आंसर, A32 की वैल्यू तो 1/2 और A33, एक सेकंड, A33 पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब A33 अपना यहाँ पे नॉन जीरो आना चाहिए। दूसरी में देखो 0 2 0, सॉरी ये होएगा ना A33, ये वाला एलिमेंट, तो ये तो क्या बन जाएगा कि A43 बन जाएगा, ना कि 33। तो A33 तो 0 है और A32 है 1/2, तो A33 तो 0 है और A3/2 है, A32 है 1/2। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बी और सी रॉन्ग हो गए। क्योंकि अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि ये पहला रो कॉलम को डिनोट करेगा, ये दूसरे कॉलम को डिनोट करेगा, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे बात करें कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर लो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड कॉलम की इमेज निकाल लो और उनको आप इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख लोगे। तो आपके पास जब पूरा सेकंड कॉलम होगा, पूरा थर्ड कॉलम होगा, तो इसी से आप बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या है। और अपन को यही पूछा, पूरी मैट्रिक्स नहीं पूछी। चाहो तो आप T1 TX और TX की पावर 4 भी निकाल सकते हो, पूरी मैट्रिक्स बना लो और उसके बाद डायरेक्टली आपको जो जो एलिमेंट पूछे उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हो। अब तो इस क्वेश्चन में इसने क्या करा, पूरा टी ना पूछ के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ही पूछे। प्रोसेस सेम था कि इसकी बेसिस को मैप करो और इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखो, तो गिवन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका आंसर ए एंड डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि T फ्रॉम R2 ओवर R2 ओवर R इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन TXY क्या करता है कि 2x प्लस 3y 4x प्लस 5y पे भेज देता है, एलिमेंट R2 से लेता है वापस R2 पे ही मैप कर देता है। देन फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ डोमेन एंड को डोमेन एच। अब देखो अपन इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या जानते हैं, 1 0 एंड 0 1, पर इसने वाला ये बेसिस आपको यूज नहीं करनी है। डोमेन की बेसिस तो आपको लेनी है 1 1 1 -1। अब ये देखो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बेसिस फॉर्म करते हैं। एंड को डोमेन की बेसिस आपको लेनी है 2 3 3 2, ये वाली बेसिस लेनी है आपको। डोमेन की तो ये लेनी है, को डोमेन की लेनी है, यानी कि इसकी तो इमेज निकालनी है और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस प्रकार से नहीं बनेगी क्या, T1 1 T1 -1, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे तो 2 3 और 3 2। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स है वो आपको बनानी है 2 क्रॉस 2 की। इसने पूरी मैट्रिक्स ही पूछी, यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं पूछा। तो बस वही बात है, स्टैंडर्ड बेसिस के आपको गिवन मैट्रिक्स का क्या करना है, यूज करना है। ये ऐसा बोल सकता हूँ कि बेसिस ऑफ R2 ओवर R डोमेन वो कितनी दे रखी है आपको, 1 1 एंड 1 -1। और को डोमेन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो उसकी बेसिस दे रखी है आपको, बेसिस ऑफ R2 ओवर R विच इज इक्वल्स टू 2 3 एंड 3 2। ठीक है, दोनों बेसिस लिख ली। अब आपको इस बेसिस की इमेज निकालनी है और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो पहले एक छोटा सा काम अपन ये कर लेते हैं ना कि आपको पता है कि जिस भी बेसिस, को डोमेन की लिखता हूँ मैं, चलो को डोमेन मेंशन कर देता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। को डोमेन की बेसिस कितनी है, 2 3 एंड 3 2, R2 ओवर R की बेसिस है। ठीक है, अब जब R2 और R का कोई भी एलिमेंट A, B टाइप का होता है, ठीक है, अब A, B टाइप का एलिमेंट है, ये इसकी बेसिस है, तो इसको आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि A, B विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा इंटू 2 3 प्लस बीटा इंटू 3 2। ऐसा अपन लिख पाएंगे, क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि ये बेसिस है तो हर एलिमेंट को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। अब A, B अपन को यहाँ पे क्या है, नोन है, पता है, और अल्फा बीटा अपन निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब यहाँ से आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा ना
कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा विच इज इक्वल्स टू ए एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दो दोनों इक्वेशन को तो अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाती है 3b माइनस का ए सॉरी 2a 3b माइनस का 2a अपॉन 5 और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है अपनी 3a माइनस 2b अपॉन 5। ठीक है, ये दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अल्फा की आ गई 3b माइनस का 2a अपॉन 5, बीटा की आ गई 3a माइनस का 2b अपॉन 5। इसका मतलब आप को डोमेन वाले R2 और R का जो भी एलिमेंट ए बी लिखोगे तो उसके लिए आप इसको इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हो जहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब जैसे मानो आपने ए बी की जगह कुछ भी एलिमेंट लिया कि ए बी की जगह आपने 2,3 नहीं सपोज जैसे 5,6 लिया तो ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 6 होगी। अब आप ये ए और बी यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपके पास अल्फा और बीटा आ जाएंगे। तो 5,6 को आप अल्फा इंटू 2,3 प्लस बीटा इंटू 3,2 इस टाइप से आप लिख सकते हो। अपने को क्या करना है, किस किस को लिखना पड़ेगा, अपने को T11 को लिखना पड़ेगा और T1 माइनस 1 को। तो पहले तो T11 निकालते हैं फिर T1 माइनस 1। T11 निकालने का मतलब ये वाले एलिमेंट और T11 माइनस 1 का मतलब ये वाला एलिमेंट। जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे, y से 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 5,9 और 1 और माइनस का 1 पुट करोगे तो ये तो बन जाएगा 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 माइनस का 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या T of 1 1 which is equals to 2 plus 3, 4 plus 5 which is equals to 5, 9 और T of 1, माइनस 1 निकालेंगे तो वो बनेगा आपका माइनस का 1, माइनस का 1। अब अपने को क्या करना है कि एक बार तो ए और बी की वैल्यू ये हो गई और एक बार ए और बी की वैल्यू हो गई तो अपन यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू 3b यानी कि 27 माइनस का 10/5 तो यानी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/5 आ जाएगी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू इस केस में क्या आ जाएगी 3a 15 और माइनस का 18 तो माइनस का 3/5 तो माइनस का 3/5। और इस केस में जब आप माइनस का 1 को ए और बी लोगे तो इस केस में अल्फा और बीटा निकालेंगे तो ये क्या बनेगा अल्फा और बीटा दोनों निकालेंगे। तो जैसे ए की जगह भी माइनस का 1 बी की जगह भी माइनस का 1 तो माइनस का 3 प्लस का 2 यानी कि माइनस का 1/5। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1/5 और इस केस में बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3a माइनस का 3 प्लस का 2 तो इसमें भी माइनस का 1/5। तो ये अपने पास क्या आ गई कोऑर्डिनेट आ गई। कब जब आप T11 को लिखोगे तो यानी कि मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई करके देखे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक सेकंड कुछ मिटाना पड़ेगा थोड़ा। जैसे T11 तो T11 को अपन क्या लिखेंगे T11 विच इज इक्वल्स टू 5,9 विच इज इक्वल्स टू अब क्या करोगे आप अल्फा इंटू 2,3 तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 17/5 इंटू 2,3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 3/5 यानी कि माइनस का 3/5 इंटू 3,2। जब आप इसको ऐसा लिखते हो तो अपन ये तो बोलते हैं कि टी जो भी होता है उसको लिखते हो तो उसके जो कोफिशिएंट आते हैं वो क्या बन जाते हैं फर्स्ट कॉलम बन जाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा 17/5 और माइनस का 3/5 तो यानी फर्स्ट कॉलम में क्या जाएगा 17/5 और माइनस का 3/5। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे T1, माइनस 1 को क्या लिखोगे अल्फा इंटू 2,3 बीटा इंटू 3,2 तो अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/5 है बीटा की वैल्यू माइनस का 1/5 है। इसका मतलब सेकंड कॉलम में क्या जाएगा माइनस का 1/5 और माइनस का 1/5। तो जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स आएगी वो ये वाली आ जाएगी। या और इसको आप टी को सिंप्लीफाई करके लिखो तो ऐसे कर सकते हो कि 1/5 तो बाहर लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप 17 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 1। तो ये जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी 1/5 17 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 1। 2x2 की समझ आती है। बस करना ये कि यहाँ पे अपन को बेसिस है वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं लेनी है, गिवन बेसिस है, इस बेसिस का यूज करना है और इस बेसिस का यूज करना है। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब इस क्वेश्चन को वो क्या करेगा आपसे उल्टा पूछ लेगा, ये मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। ये तो आप समझ गए होंगे ना कि इसकी बेसिस अपन ये लिए, इसकी बेसिस ये लिए, इसकी इमेज निकाल के इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा है। मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पे जनरली आपको बता दिया कि आप इन दो एलिमेंट को नहीं किसी भी एलिमेंट को लिखोगे तो आपके लिए ये फॉर्म बन जाएगी। आप चाहते तो इस स्टेप को स्किप करके ये वाली स्टेप आप नहीं करते, आप डायरेक्ट लिखते T1, 1 इक्वल टू 5,9 विच इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अल्फा इंटू 2 3 प्लस बीटा इंटू 3,2 तो फिर आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते और इसी प्रकार से लिखते तब आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दी। अब आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप करके खुद के बेसिस पे कर सकते हो कि अपन को करना क्या है, ये वाली इमेज निकालनी है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, ये वाली इमेज निकालनी है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है और मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोलते हैं कि T फ्रॉम R2 और R इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इज, ये देखो पीछे वाली मैट्रिक्स दिख रही है ना कुछ ऐसी ऐसी सिमिलर सी मैट्रिक्स आ रही है,
यही थी 17/5 माइनस 1/5 माइनस 3/5 माइनस 1/5। तो ये वाली मैट्रिक्स दे रखी विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन एज 1,1 माइनस का 1,1 एंड 2, 3, 3, 2 रेस्पेक्टिव, देन फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको इसने क्या बोला कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही बताओ आप। तो आपको दे क्या रखे हैं, टी दे रखी है, जो कि कैसे बनती है, T1 1 T1 -1, यहाँ पे लिखेंगे 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 2, और ये मैट्रिक्स बनाते हैं अपन। तो इसने ये मैट्रिक्स अपन को दे रखी है कि 17/5 माइनस का 1/5 माइनस का 3/5 और माइनस का 1/5। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि T11 आता है, अपन जानते हैं ना कि T11 को ऐसे तो लिखेंगे, T11 इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ ना, 17/5 2 3 प्लस यानी कि माइनस का 3/5 इंटू 3 2 ऐसा लिखते हैं। तभी तो अपन ये मैट्रिक्स बनाते हैं कि ये कोऑर्डिनेट आते हैं वो पहला कॉलम बन जाएगा। तो बस अपन ने इसकी मदद से अपन ने ऐसा करें, जनरली अपन ये वाली स्टेप फॉलो करते हैं, पर अपन इस क्वेश्चन में ये वाली स्टेप फॉलो कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप T1 -1 लिखोगे तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 1/5 इंटू 2 3, माइनस का 1/5 इंटू 3 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 17×2 = 34/5 और माइनस का 9/5, तो 25/5 यानी कि क्या आ गया 5, और ये 17×3/5 माइनस का 3×2/5। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अपने पास जो T1, 1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 17/5 इंटू 2 3 माइनस का 3/5 इंटू 3 2, और विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 34/5 और 51/5 और प्लस माइनस का 9/5 और माइनस का 6/5, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25/5 45/5, या ऐसा बोल सकता हूँ कि 5,9। तो अपन ने क्या कर दिया, निकाली T1, 1 उसकी वैल्यू क्या आ गई 5,9 आ गई। गिवन इन्फॉर्मेशन से अपने पास इतनी वैल्यू आ गई। अब T1, -1 निकालेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का 1/5 इंटू 2 3 माइनस का 1/5 इंटू 3 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 प्लस माइनस का 3/5 और माइनस का 10/5। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 1/5, ये 3 2 है और ये माइनस का 2 3 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 1 है, सॉरी, तो ये वाली टर्म है वो प्लस के आएंगे आगे वाले। तो ये ओवरऑल, एक सेकेंड इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा माइनस का 2/5 और माइनस का 3/5, ठीक है, माइनस 3/5 और 2/5, और ये बन जाएगा माइनस का 5/5 माइनस का 5/5, यानी कि वैल्यू आ गई माइनस का 1, माइनस का 1। दिस इम्प्लाइज T1, -1 की इमेज आ रही है माइनस का 1, माइनस का 1, जो कि पीछे भी यही आ रही थी। अपन ने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, जब अपन को ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था तो अपन देखा था कि T1, 1 5,9 आ रहा है, T1, -1 क्या आ रहा है, माइनस का 1, माइनस का 1। तो अपन को जो 2x + 3y टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, इसकी बेसिस को यहाँ पे मैप कर रहे हैं। बेसिस का पता चल गया, और अपन को ये भी पता है कि डोमेन से कोडोमेन में जाएंगे तो डोमेन का हर एलिमेंट इस डोमेन की बेसिस के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने x, y बिलोंग्स टू R2 ओवर R डोमेन लोगे तो क्या होगा। तो अपन कोई भी x, y लेंगे तो उसको x, y को अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि a इंटू बेसिस क्या है 1, 1 प्लस b इंटू 1, -1, ऐसा अपन लिख सकते हैं। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या बन जाएगा a प्लस b, a माइनस का b। यहाँ से अगर अपन a और b की वैल्यू निकालें तो ऐसा बोल सकते हैं कि x, y विच इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस का b। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a प्लस बी इक्वल्स टू x है और a माइनस बी इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस y/2 और b इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस का y/2। तो आप जो भी x, y लोगे उसको आप ऐसा कर सकते हो कि x प्लस y/2 इंटू 1, 1 प्लस x माइनस का y/2 इंटू 1, -1। ऐसा आप डोमेन के लिए कर सकते हो कि डोमेन का हर एलिमेंट x, y लोगे तो इसको इस प्रकार से लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। टी दे रखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी टी लगा दो और यहाँ पे भी टी लगा दो, तो टी लीनियर है इसलिए क्या बन जाएगा टी ऑफ x, y विच इज इक्वल टू क्या जाएगा x प्लस y/2 तो बाहर आ जाएगा, और क्या बन जाएगा टी ऑफ 1, 1 प्लस
x माइनस का y बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, और t ऑफ 1 कोमा माइनस का 1। अब t 1 कोमा 1 की वैल्यू आपको पता ही है 5,9 आई थी, तो x प्लस वाई बाई 2 इंटू 5,9 प्लस x माइनस का y बाई 2, और t 1 1 की वैल्यू आई थी माइनस का 1 कोमा माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, तब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास बन जाएगा 2x प्लस 3y कोमा 4x प्लस 5y। दिस इम्प्लाइज कि t ऑफ x कोमा y की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3y कोमा 4x प्लस 5y। ऐसा पूछेगा नहीं इतना बड़ा कि आप मैट्रिक्स दे रखी हो ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, ऐसा पूछ सकते हैं कि किस एलिमेंट को कहाँ पे मैप करेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, वो जो पूछे ना कि जैसे मैंने आपको पूछा था कि t 5,6 बताओ, तो आप क्या करते हैं 5,6 को इस प्रकार से एक्सप्रेस करते, दोनों तरफ t ऑपरेट कर देते, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का हुआ ही नहीं, पहले वाला ही था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का। बस इसमें अपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का यूज ये कर लिया कि t 1,1 के जो कोफिशिएंट आएंगे ना वो ये वाले आएंगे, t 1, -1 के जो कोफिशिएंट आएंगे ना वो ये वाले कोफिशिएंट आएंगे, और इन कोफिशिएंट की मदद से अपन ने इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा, और बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते ही अपन को पता चल गया कि t एक्चुअल में कर क्या रहा है। t एक्चुअल में ये कर रहा है कि x, y को 2x प्लस 3y, 4x प्लस 5y पे भेज रहा है। बस इतना सा काम है वो t कर रहा है। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स थी तो अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दिया था, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने पास क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन था, तो अपन ने मैट्रिक्स निकाली थी। तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों आपस में इंटरलिंक है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को समझे, जहां कहीं डाउट है तो आप जरूर पूछें। जबकि बस देखना ये है कि आपको करना क्या है, बेसिस को मैप करना है, आगे वाली बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। अब 2-3 क्वेश्चन को थोड़े से स्टैंडर्ड की कर लेते हैं, ऐसे उम्मीद है कि वो CUT में नहीं पूछे जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, बट फिर भी अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि बी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज ए बेसिस ऑफ V and R। इसका मतलब कि V इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशनल, और फील्ड क्या है, रियल नंबर, एंड इफ T फ्रॉम VNR टू VNR लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या लीनियर ऑपरेटर है ऑन VNR गिवन बाय T अल्फा को क्या कर देता है, K टाइम्स अल्फा कर देता है। अल्फा 1 को लिखेंगे तो K अल्फा 1, अल्फा 2 लिखेंगे तो K अल्फा 2, यानी कि बस K से मल्टीप्लाई कर रहा है, वेयर K इज ए नॉन जीरो रियल कांस्टेंट i इक्वल टू 1 to 1। तो T का काम तो इतना ही है कि अल्फा 1 को K टाइम्स अल्फा 1 पे भेज देता है, अल्फा 2 को K टाइम्स अल्फा 2 पे भेज देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। एंड एस एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या करता है, Vn और R से VNR इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन VNR विथ B एज ए सेट ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ S। तो B क्या कर रहा है सॉरी S क्या कर रहा है, इस प्रकार से अल्फा को मैप करता है कि ये वाला जो सेट है ना वो क्या बन जाता है, उसका आइगन वेक्टर का सेट बन जाता है। अब आपको दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पहला तो ऐसा बोल रहे हैं कि T को तो वो क्या कर रहे हैं K टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं S के लिए जो ऑपरेटर है उसका आइगन वेक्टर बन जाता है। अब आप ये सोच के देखो कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आइगन वेक्टर आ रही है, और अपन ने देखा था कि अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो जो बिहेवियर मैट्रिक्स का होता है वही बिहेवियर ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाता है। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली क्या बोला है कि आप मैट्रिक्स निकालो, एस और टी की मैट्रिक्स निकालो। ऑप्शन से देखो एस प्लस टी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, 3s माइनस का 4t इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस बी, एस प्लस टी इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स नॉट नेसेसरीली डायगोनल मैट्रिक्स, एस माइनस टी इज अपर ट्रायंगल नॉट नेसेसरीली डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये कि आपको एस और टी की मैट्रिक्स निकालनी है, और मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों इसने प्रॉपर्टी दे दी कि टी तो क्या करता है के टाइम्स मैप करता है, और एस क्या करता है यहाँ पे इसको आइगन वेक्टर का सेट बना देता है। तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, या एस प्लस टी दोनों मिला के अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको समझना है। तो पहला काम तो टी के मैट्रिक्स निकलते हैं, देखते हैं तो कि बहुत सिंपल बन जाएगी। यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, टी की मैट्रिक्स लिखोगे तो आप कैसा करोगे, यहाँ पे तो लिखोगे टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 टी अल्फा n, और इसको क्या करोगे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे। जब आप टी अल्फा 1 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी के अल्फा 1, टी अल्फा 2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी के अल्फा 2। अब आप के अल्फा 1 को इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, टी अल्फा 1 विच इज इक्वल्स टू के अल्फा 1 विच इज इक्वल्स टू के इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 2 प्लस 0 इंटू अल्फा 3। बाकी सारे कोफिशिएंट 0 आएंगे, जिसकी इमेज निकालोगे उसके साथ क्या आ जाएगा, तो टी अल्फा 1 की इमेज निकाली तो इसके साथ क्या आ जाएगा के, बाकी सारी 0 0 0। इसी प्रकार से टी अल्फा निकालेंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बाकी सारे 0 0 0। इसी प्रकार से कोई टी अल्फा जे निकालेंगे तो 0 0 0 जेथ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। टी अल्फा निकालेंगे तो बाकी सारी 0, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो ये तो टी की मैट्रिक्स आ गई जो कि आपको दिख रही है डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी सारी एंट्री क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये कैसे आई, ये इस प्रकार से है कि टी क्या करता है अल्फा आई को के टाइम्स अल्फा आई पे मैप कर देता है। बस इसी प्रॉपर्टी का अपन ने यूज करें, ठीक है। तो इसको आराम आराम से समझ के लिखोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से तो टफ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा जो कि आपको नंबर लेने बोलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको स्किप करना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मिस्टेक नहीं करनी होती, नंबर पूरे लेने होते हैं। तो इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आएगा जिससे नंबर आपको पूरे लेने हैं। ठीक है, ये तो टी का काम हो गया। अब अपन एस का काम करते हैं। पहले आप ये बताओ, जैसे जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए, लेमडा वन इसकी क्या आइगन वैल्यू है, वैल्यू आइगन वैल्यू है। तो अपन कैसे लिखते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं ना कि ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा वन एक्स, देन वी से दैट लेमडा वन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए। तो एक्स को अपन आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लेमडा वन को क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू, और एक्स को बोलते हैं आइगन वेक्टर। जब अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे अपन को क्या बोला है कि लीनियर ऑपरेटर ऑन वीएनआर विथ बी एज सेट ऑफ आइगन वेक्टर। इसका मतलब एस के आइगन वेक्टर क्या है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा है। और किसी ट्रांसफॉर्मेशन के मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर कब होंगे। अब आपको बोला कि एस का आइगन वेक्टर अल्फा वन, इसका मतलब क्या होगा, एस अल्फा वन इक्वल्स टू सम लेमडा वन टाइप अल्फा वन, यानी कि अल्फा वन के करस्पॉन्डिंग क्या होगी, लेमडा वन आइगन वैल्यू होगी। दूसरी बात, यहाँ पे इसने बोला कि ये बेसिस है, इसका मतलब ये कैसे है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कोई भी आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू होती है। ठीक है, तो डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एस अल्फा टू टाइम्स आएगा तो लेमडा टू टाइम्स अल्फा टू आएगा, एस अल्फा थ्री टाइम्स आएगा तो लेमडा थ्री अल्फा थ्री टाइम आएगा। अब आपको ये गिवन नहीं था, पर अपन ने बनाया कैसे, अपन ने इस प्रकार से बनाया कि आपको बोला है कि बी एज ए सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ एस, यानी कि ये जो बी है वो एस का आइगन वेक्टर है। जब एस का आइगन वेक्टर है तो अपन को पता है किसी मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि एस के लिए आप ऐसा लिखोगे। बस अब अपना काम हो गया, क्योंकि अपन को तो क्या करना चाहिए था, इसकी इमेज पता लग जानी चाहिए थी। अपन को पता चल गया कि ये अल्फा वन को क्या कर रहा है, लेमडा वन। यहाँ पे तो देखो के फिक्स था, बट दूसरे में क्या कर रहे हैं, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा, ये वाली टर्म वेरी कर रही है। अब आप इसको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे तो क्या करोगे, लेमडा वन इंटू अल्फा वन प्लस जीरो इंटू अल्फा टू प्लस जीरो इंटू डॉट डॉट करते जाओगे। तो इस केस में जो एस की जो मैट्रिक्स आएगी उसको कुछ इस प्रकार से तो लिखोगे आप, एस ऑफ अल्फा वन, एस ऑफ अल्फा टू और एस ऑफ अल्फा एन। और किसके रीजन कॉम्बिनेशन ग्रुप में, अल्फा वन अल्फा टू डॉट डॉट अल्फा एन। जब एस अल्फा वन करोगे तो वैल्यू आएगी लेमडा वन अल्फा वन, तो इसका कोफिशिएंट लेमडा वन, बाकी सारे जीरो जीरो। इसका कोफिशिएंट जीरो लेमडा टू, बाकी सारे जीरो जीरो। इसका कोफिशिएंट जीरो 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 लेमडा एन, बीच में कहीं कोई लेमडा जे आ जाएगा जब आप एस अल्फा जे निकालोगे। तो ये मैट्रिक्स भी कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे सारी एंट्री कैसे आ रही है, लेमडा वन लेमडा टू लेमडा टू लेमडा एन टाइप से आ रही है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि एस की मैट्रिक्स भी पता चल गई, टी की मैट्रिक्स भी पता चल गई। दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो एक बात बताओ भैया, जब एस प्लस टी करो, एस माइनस का टी करो, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे सपोज दैट पहला ऑप्शन बोलता है एस प्लस टी, तो जब आप एस प्लस टी लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस प्लस टी, तो वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, एन क्रॉस एन की बनेगी। पहली एंट्री क्या आएगी, के प्लस लेमडा वन, ये सब जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी सब जीरो जीरो जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, के प्लस लेमडा टू, यहाँ पे के प्लस लेमडा जे, और लास्ट वाली के प्लस लेमडा एन। तो ये मैट्रिक्स भी अगेन क्या आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पे भी सब जीरो है, यहाँ पे भी सब जीरो है। तो एस प्लस टी तो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से 3s माइनस का 4t करेंगे तो s के लिए क्या हो जाएगा, 3 लेमडा माइनस का 4 क्यों हो जाएगा, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ये बोला अपर ट्रायंगल बट नॉट नेसेसरी डायगोनल, भैया डायगोनल बनेगी s प्लस टी, s माइनस टी भी डायगोनल बनेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा वन माइनस का k, लेमडा टू माइनस का k, लेमडा थ्री माइनस का k, लेमडा एन माइनस का k। तो सारी मैट्रिक्स जो भी ऑप्शन दे रखे हो कैसी बनेगी, डायगोनल बनेगी। तो इसका मतलब s प्लस टी, 3s प्लस 4t, 3s माइनस का 4t और s माइनस का t, ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एंट्री सारी की सारी सेम होती हैं, और स्केलर बोले तो वो सब की सब एक ही होगी। यहाँ पे सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स सेम होनी जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकती है, पर स्केलर मैट्रिक्स बोलता तब सारी डायगोनल एंट्री सेम होती है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाली मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल तो है ही है, स्केलर भी है साथ में, पर ये नहीं है। अपन अभी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टी का बिहेवियर तो आपको दे रखा था, आपको ये वाली लाइन लिखनी थी, एस अल्फा वन इक्वल टू लेमडा वन टाइम्स अल्फा वन। अगर ये स्टेप समझ में आ गई तो इक्वेशन खत्म हो गई यहीं पे, क्योंकि ये समझना जरूरी था कि लेमडा आइगन वेक्टर होता है या आइगन वैल्यू होती है, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है वो कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर अपना खत्म है। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टी फ्रॉम एम एन आर टू एम एन आर इज ए लीनियर ऑपरेटर। कीप इन माइंड, ये बातें आपको ध्यान रखनी, क्योंकि
क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा ऑप्शन को देखते उड़ा दोगे, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान होगी, बट ये लगेगी कहाँ पे वो भी ध्यान रखना है। ठीक, कहाँ से कहाँ होना चाहिए, एम एन आर से एम एन आर, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन से आर पे, और उसकी डायमेंशन कितनी होती है, एन स्क्वायर होती है। इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन एम एन गिवन बाई टी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, टी एक्स इक्वल टू ए एक्स, वेर ए इज अ फिक्स मैट्रिक्स फ्रॉम एम एम एन। यहाँ पे टी एक्स इक्वल टू एक्स टाइप से ऑपरेट करता है और ए कोई क्या है, फिक्स मैट्रिक्स है। ठीक है भैया, अब आपको मैट्रिक्स ए तो कोई फिक्स दे रखी होगी, तो ट्रेस ऑफ टी क्या होगा, एन टाइम ट्रेस ऑफ ए, बस इतना काम खत्म। अब आपको बोले कि टी की ट्रेस बताओ, तो आप बोलोगे भैया ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसका ट्रेस निकाल दो, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्रेस में तो एन से मल्टीप्लाई होगा और डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एन की पावर में चला जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, एन पावर में। अब एन पावर में क्यों जा रहा है वो समझ लो लॉजिक, कि लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, इस मैट्रिक्स की एन आइगन वैल्यू जिनको मैंने बोला लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन, देन लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन टाइम्स ईच आर आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो ये तो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन ए की आइगन वैल्यू है, तो इस टी की आइगन वैल्यू क्या बन जाएगी, एन लेमडा वन एन लेमडा टू एन लेमडा थ्री, बस। इसलिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, लेमडा वन लेमडा टू, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर में एन चला जाएगा, तो ईच एन टाइम्स ईच आर आइगन वैल्यू ऑफ क्या बन जाएगी, टी की। अगर इसकी लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है तो टी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टी की आइगन वैल्यू पता लग जाएगी। और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट ही क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट में करोगे तो पावर में एन, ट्रेस लिखोगे तो एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। प्रूफ इसका अपन नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बस, कि टी आपका एम एन आर से एम एन आर पे, टी एक्स इक्वल टू एक्स, ये कोई फिक्स मैट्रिक्स है, तो टी का ट्रेस है वो ए के ट्रेस का एन गुना, टी का डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, अगर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन ए की आइगन वैल्यू है तो एन टाइम्स मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यू किसकी बन जाएगी, टी की बन जाएगी। अब आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं तो इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन क्या दे रखा है सॉरी, कि टी एम एन आर से एम एन आर इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन एम एन गिवन बाई टी एक्स इक्वल टू एक्स वेयर ए इज अ फिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसने इन्वर्टिबल बोल दिया, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा बोल सकता हूँ कि जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। देखो तो इसका मतलब जीरो इसके आइगन वैल्यू नहीं है, हर चीज क्वेश्चन में लिखी होगी उसको अप्लाई करना है आपको, क्योंकि इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जीरो इज नॉट एन आइगन वैल्यू। पहला ऑप्शन बोलता है कि ट्रेस ऑफ टी इक्वल्स टू एन टाइम्स आई इक्वल टू वन टू ए आई आई। अब आपको यहाँ से पता चल गया ये क्या बोल रहा है कि एन इंटू ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री प्लस डॉट 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 ए एन एन, ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए को एन से मल्टीप्लाई तो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसको आप लिख दोगे एन टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, यही तो होती है प्रॉपर्टी कि ट्रेस ऑफ टी क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, तो भैया पहला ऑप्शन तो सही हो गया। दूसरा बोलता है कि ट्रेस ऑफ टी इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन समेशन जे इक्वल टू वन टू एन ए आई जी। इसका मतलब क्या है, कोई मैट्रिक्स अगर है उसकी सारी एंट्रीज को जोड़ दिया, जब सब एंट्री को जोड़ दिया तो ट्रेस थोड़ी ना आता है, ये तो गलत बात होगी, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। ये बोलता है कि रैंक ऑफ टी इक्वल टू एन एंड रैंक ऑफ टी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, अपन को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर। ठीक है, अगर सपोज दैट आप मान लो एन की वैल्यू 2 ही है या कुछ भी ले लो, डिटर्मिनेंट ऑफ, एक सेकेंड, डिटर्मिनेंट की पावर एन आती है, तो यहाँ पे अपन बोल देते चलो दो टाइप का है तो ये स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसा आएगा। जब आपको पता है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो उसकी पावर आप कुछ भी कर दो नॉन जीरो रहेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी भी क्या रहेगा, नॉन जीरो ही रहेगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ टी नॉन जीरो रहेगा, इसका ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ टी क्या आएगी, फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी, रैंक ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आएगा, फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाएगी ना, फुल रैंक मैट्रिक्स, फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी, फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाएगी। ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई क्योंकि ये इन्वर्टिबल दे रखी है। तो अब क्या होगा कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एन स्क्वायर बनेगा, डोमेन की डायमेंशन एन स्क्वायर। अब ये नॉन सिंगुलर है, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं इन्वर्टिबल है, जब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी इन्वर्टिबल, जब ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल तो इसका मतलब नलिटी जीरो, तो रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर आ जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये वाली चीजें क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। ये कैसे पता चला कि ये हुआ, क्योंकि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जाएगी, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, क्योंकि बोला इन्वर्टिबल है, जब ये टर्म नॉन जीरो तो ये टर्म भी नॉन जीरो, यानी कि फुल रैंक मैट्रिक्स। ऐसे बोल सकते हो कि जो टी आएगा, जो भी टी आएगा वो भी कैसी बनेगी, मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि उसकी रैंक कोई भी आगे जीरो नहीं होगी, फुल रैंक मैट्रिक्स बनेगी। वो फुल रैंक मैट्रिक्स है
तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कैसी है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो रैंक नलिटी थ्योरम से क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो जब ये इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब नलिटी क्या होगी, जीरो की, तभी तो 1 1 बनेगा, और रैंक ऑफ टी डोमेन के स्क्वायर के बराबर, तो इसका बन जाएगा एन स्क्वायर, तो रैंक ऑफ टी एन स्क्वायर, ट्रेस ऑफ टी एन टाइम्स ए आई। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई स्टेटमेंट डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या अपने चैनल पे अपन पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिजल्ट था। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शन को देखते हो जाएगा कि ट्रेस को एन टाइम से मल्टीप्लाई करना, डिटरमिनेंट को पावर करना है, आइगन वैल्यू सारी सारी एन से मल्टीप्लाई होती है जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कि टी फ्रॉम पी टू आर टू एम टू आर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज मैट्रिक्स इज टी। आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली मैट्रिक्स दे रखी है, पूछा कि टी इसकी इमेज बताओ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि आपको वो पूरा का पूरा टी एक्स वाई भी पूछ सकता है या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज भी पूछ सकता है, बट पी टू आर के डायमेंशन 3, एम टू आर के डायमेंशन 4। बेसिस ऑफ पी टू आर आपको पता है क्या होती है, 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, और बेसिस ऑफ एम टू आर आपको पता है वो क्या होगी, 1 0 0 0, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये किसकी बेसिस है, एम टू आर की। तो आपको इसकी इमेज निकालनी है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। इतना ही काम करना है, और जो कोफिशिएंट आएंगे वो आपको मैंने पहले दे दी कि ये मैट्रिक्स बनेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अपन क्या लिखते हैं, t इक्वल्स टू टी ऑफ 1, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स स्क्वायर, पी टू आ रही है, पी टू आ रही तो डायमेंशन 3 है, और इधर सारी की सारी क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी। इधर कौन सी मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे 1 0 0 वाली मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे 0 1 0 वाली मैट्रिक्स आएगी, इधर 0 0 1 0 और इधर 0 0 0 1। इसकी जो भी इमेज आएगी वो इनके लिए इनको के रूप में लिखी जाएगी। और ये अपने को गिवन है, ये मैट्रिक्स अपन को दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, 1 2 0 0 3 4 1 0 1 और 0 0 0, ये दे रखी है। तो इसका मतलब जैसे ही आप t1 निकालोगे तो t1 को आप ऐसे लिखोगे, t ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 0 0 0 प्लस 0 इंटू दूसरी वाली मैट्रिक्स, कोई मतलब नहीं है, प्लस 1 इंटू तीसरी वाली मैट्रिक्स 0 0 1 0 लिखोगे। ठीक है, और चौथी वाली लिखने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो 0 से मल्टीप्लाई आएगी, तो इक्वल्स टू क्या बन जाएगी, ये बनेगी, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 0 1 0 1 0। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, t1 की वैल्यू आ गई 1 0 1 0। आपने इसकी निकाल ली, क्योंकि आपको इसकी इमेज निकालते हो, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखते हो, तो ये कोफिशिएंट आते हैं, तो मैंने इसी कोफिशिएंट को यूज कर दिया, प्लस यहाँ पे ये भी आएगा 0 इंटू 0 0 1, बट इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अपन ने नहीं लिखा। इसी प्रकार से आप क्या लिखोगे, टी ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी टी ऑफ एक्स लिखोगे पहले, फिर टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे। तो टी ऑफ एक्स लिखोगे तो टी ऑफ एक्स के कोफिशिएंट 2 3 0 0, यानी इन दो को तो लिखने की जरूरी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2 3 0 0 दे रखा है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0 से करो, इसको 0 से करो, तो टी ऑफ एक्स बन जाएगा 2 टाइम्स 1 0 0 प्लस 3 टाइम्स 0 1 0 0 प्लस 0 टाइम्स मैट्रिक्स प्लस 0 टाइम्स मैट्रिक्स, कोई मतलब नहीं है 0 को लिखने का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 3 0 0। इसका मतलब टी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 3 0 0। अब टी एक्स स्क्वायर के निकालेंगे तो यहीं पे लिख देते, क्योंकि थोड़ा समझ आ जाएगा दिखने का, टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। तो टी ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसके कोफिशिएंट है 0 4 1, तो ये वाली मैट्रिक्स 0 से मल्टीप्लाई, ये वाली 4 से, ये वाली 1 से। तो 0 इंटू 0 मैट्रिक्स प्लस 4 इंटू 0 1 0 0 वाली प्लस 1 इंटू 0 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 वाली मैट्रिक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते, ये तो 4 से मल्टीप्लाई, ये 1 से, तो यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 4 1 0। बस t1 की वैल्यू पता चल गई, tx की पता चल गई, tx स्क्वायर पता चल गई, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि t1 विच इज इक्वल्स टू 1 0 1 0। ठीक है भैया, tx को लिख देंगे अपन 2 3 0 0 और t ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे अपन 0 4 1 0। अपन को पूछा क्या क्वेश्चन में, अपन निकाल क्यों रहे, अपन को पता है कि बेसिस की इमेज निकालनी जरूरी है। जैसे आप बेसिस की, इसकी बेसिस मुझे पता ही है, इस बेसिस की इमेज निकाल दूंगा तो इसका हर एलिमेंट है वो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो हर एलिमेंट है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, तो मैं टी ऑपरेट कर दूंगा, बेसिस की इमेज पता काम हो जाएगा। मुझे निकालना है टी ऑफ 5 प्लस 2x माइनस का 1x स्क्वायर, यानी कि मेरे को निकालनी है इसकी इमेज 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 5 प्लस 2x
माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस पे ऑपरेट कर देता हूँ मैं टी, तो टी ऑफ 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, इधर भी टी लग जाएगा और टी लीनियर है तो बाहर आ जाएगा 5t1 प्लस 2 टाइम्स टी एक्स माइनस का 1 इंटू टी टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब देख लो t1 की वैल्यू पता है, tx की वैल्यू पता है, tx स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 5, ये बनेगा 1010 प्लस 2 टाइम्स tx की वैल्यू पता है 2300 माइनस का 1 इंटू 0410। अब पूरे को सिंप्लीफाई कर लो, या तो पहली टर्म तो आ जाएगी 5 और 2 इंटू 2 4, यानी कि पहली टर्म तो बन जाएगी 9, दूसरी बनेगी 0 है, यहाँ से 6 है, यहाँ से माइनस का 4 है तो 2 बन जाएगा, ये वाला 5 है और इधर माइनस का 1 है तो 4 बन जाएगा और ये वाली 0 बन जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि टी ऑफ 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9240। तो आई होप आप ये वाली बात समझ गए होंगे इसकी इमेज ये कैसे आई। बस अपन ने बेसिस की इमेज निकाली, बेसिस का हर एलिमेंट सॉरी जो वेक्टर स्पेस है उसका हर एलिमेंट बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, टी लीनियर है तो टी अप्लाई कर दिया तो काम हो गया। बस अपन ने इस मैट्रिक्स का कहाँ यूज करा, इस मैट्रिक्स का अपन ने यहाँ यूज करा कि इसके बेसिस है ये वाली, इस पे आप जैसे टी ऑपरेट करोगे तो पहले एलिमेंट की इमेज इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखोगे, तो जो कोफिशिएंट लिखते हो वो आप ये लिखोगे, दूसरे के लिए कोफिशिएंट ये लिखोगे, तीसरे के लिए कोफिशिएंट ये लिखोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन अपने देख लिए कि कैसे मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, और कोई किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की इमेज निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप लिख के रखें, अपन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन भी करेंगे। और अभी आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे जाके इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट है वो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, एक दो अपलोड हो गए हैं, एक दो और अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आप लीनियर अलजेब्रा के टेस्ट दे दोगे तो मोर देन 50 प्लस क्वेश्चन आप खुद से और ट्राई कर सकते हो अदर देन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो ये सब फैसिलिटी आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी मैंने क्या करा है कि PYQ सारे कवर हो जाएंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग अपन इस सिलेबस को देख लिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट को। 50 प्लस क्वेश्चन आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे, इतना कर लोगे। उसके बाद फिर आपको टाइम मिलता है तो DU के क्वेश्चन कर लो, इतने क्वेश्चन कर दोगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपकी नजरों से नहीं बचेगा। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।